हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक चैप्टर में कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके नेचर के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनके जो नेचर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इन तीनों के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, लेकिन आज फिर से उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और किसको कहा जाता है। देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जो, जैसे देखिए लोहा होता है ना, लोहा, आयरन। तो आयरन को अगर हम किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो मैग्नेट जो होता है आयरन को अपनी अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। यानी उसको बोलते हैं जो आयरन है वो मैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है, उसमें कुछ चुंबकीय गुण भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि अगर हम उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कैसा होता है, फीबली या वीकली। लेकिन जो अट्रैक्ट होने का जो काम होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन, बल्कि ये अट्रैक्ट नहीं, इसको हम कह सकते हैं रिपेल करता है। क्योंकि वो क्या करेगा, मैग्नेट को, मैग्नेट जो होगा उस डायमैग्नेट सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा। रिपेल बताते हैं क्यों, लिखा रहता है वीकली अट्रैक्ट, लेकिन बताते हैं कि ये रिपेल क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है उसमें वो वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागता है, उधर की ओर जाता है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसमें उल्टा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर repelled when they are brought into the an external magnetic field। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, एक हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पढ़े थे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा था। एक कहा था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, उसकी इंटेंसिटी कुछ और चीज से डिनोट किया जाता है, और दूसरा होता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है तो उसको कहा जाता है कि वो सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज्ड हो गया, ठीक है। तो एक मैग्नेटाइज्ड होना और एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो साई क्या होता है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, कि अगर कोई भी हमारा मटेरियल है, अगर उसके मैग्नेटाइजेशन को मैंने कहा था कि अगर उसको m से डिनोट किया जाए और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको h से डिनोट किया जाए, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, साई को, साई जो होता है ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको कहीं कहीं साई एम से भी डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हम ये बताएंगे, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के आधार पर ये बताएंगे कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है उनका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होता है। कैसा होता है, साई एम इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि वो मैग्नेटाइज नहीं होता बल्कि तो दूर भागता है, रिपेल होता है। जब हम कभी
ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो क्या होता है, वो दूर भागता है। इसलिए इसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होता है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, माइनस का होता है। ठीक है, और एक टर्म और भी हम लोग बताए थे, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। म्यू आर बताया था, म्यू आर। म्यू आर क्या था हमारा, म्यू आर जो था उसको हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी मैग्नेटिक या मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव, इसका क्या नाम है, आर से है रिलेटिव, और म्यू जो होता है ये मैग्नेटिक और परमेबिलिटी, पर पीईआर, पर MEMEABILIT, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता था, म्यू अपॉन म्यू नॉट का, यानी जो भी हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं उस सब्सटेंस का कितना परमेबिलिटी है, और एयर या वैक्यूम में मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितना है, यानी फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी ऑफ द, ये जो होता है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है वो म्यू नॉट होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसके लिए म्यू आर की जो वैल्यू होती है, म्यू आर की वैल्यू फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती है वो कितनी होती है, ये होती है 0। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब इसकी वैल्यू ये सब कैसे क्या होता है कि सब हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या जाना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर those substances which are repelled in the external magnetic field when they are brought into the magnetic field, and the magnetic susceptibility for the diamagnetic substances is negative, माइनस का होता है। और ये म्यू आर जो है, ये इतनी कहानी बताया। एक इसकी पहचान और होती है, एक प्रॉपर्टीज और बता रहे हैं। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके जो दोनों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी एटम्स हैं वो सभी एक बार मैग्नेट का काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिटल्स में, एक का स्पिन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्लॉकवाइज होता है, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उस केसेस में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका एक प्लस का हाफ होता है जबकि इसका माइनस का हाफ होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है तो उसका जो हम लोग नेट मोमेंट निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका कितना आता है, 0। इसलिए जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0। तो 3-4 प्रॉपर्टीज हमने बता दिया। पहली प्रॉपर्टीज कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर those substances which are repelled when they are brought into the external magnetic field। तो पहली बात ये बताया। दूसरी बात बताया कि for the diamagnetic substances the magnetic susceptibility is negative। और तीसरी बात बताया कि यहां पर जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है यानी म्यू आर की वैल्यू होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए वो 0 होता है। ठीक है, अब इसका जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से इसका क्या लेना देना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टेम्परेचर से इसका लेना देना ये है
कि ये जो होता है डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो उससे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के इफेक्ट पर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वीकली या फीबली ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से इसमें इंड्यूस्ड होता है, कैसे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो और साथ में इसका हम कुछ एग्जांपल्स भी दे देते हैं कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसका एग्जांपल है, जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, N2 हो गया एट टेम्परेचर STP। इसके अलावा होता है बिस्मथ, बिस्मथ है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में और आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, कॉपर है, लेड है। तो ये सब हमारे जो होते हैं ये एग्जांपल है किसके, ये एग्जांपल्स हैं हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। देखिए इसमें जो है मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, बस अंतर ये है कि उनका जो इफेक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए अधिकतर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब उनकी इफेक्ट के बेसिस पर उसको आगे हम कैटेगराइज कर देते हैं कि और भी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन इसका हम एग्जांपल जो है यही याद रखेंगे, बिस्मथ हो गया, सिलिकॉन बताया, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर, मैंने बता दिया कि टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा इसकी एक और खासियत होती है, इसकी एक और खासियत ये होती है कि ऐसे मटेरियल को जब हम लोग क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ठंडा करते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम इसको कूल करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जबकि ये सुपर कंडक्टर का काम करने लगता है, यानी सुपर कंडक्टर वे मटेरियल्स होते हैं जब उसकी क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो, और इसका मैग्नेटिक जो होता है बहुत हाई होता है। और उस केसेस में जब ये सुपर कंडक्टर का काम करने लगते हैं तो ऐसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जब वो सुपर कंडक्टर का काम करते हैं तो इस फिनोमेना, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेजनर इफेक्ट, मेजनर इफेक्ट, मेजनर नाम है ये, मेजनर, मेजनर इफेक्ट। मेजनर इफेक्ट क्या बताया, मेजनर इफेक्ट क्या होता है, when the diamagnetic substances are cooled at the definite temperature or at a definite temperature, then such type of diamagnetic substances behave like the superconductor, and in these cases this phenomena is called Meissner effect। Meissner effect क्या है, ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का काम करता है, और उस केसेस में जो सुपर कंडक्टर होता है इसी को हम लोग मेसनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें एक बार क्विक रिवीजन फिर से बताते हैं। मेसनर इफेक्ट बता दिया, इसमें बताया डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर those substances which repelled when they are brought into the external magnetic field, यानी वो अट्रैक्ट होने के बदले, जैसे लोहा जो है ना, लोहा को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसमें अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम इसी चीज को ऐसे भी कहते हैं कि व्हेन सच टाइप ऑफ द diamagnetic substances are brought into the external magnetic field, they are moved from weak magnetic field to the strong magnetic field to the weak magnetic field, ठीक है। और तीसरी बात हमने बताया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए, इसमें जो होता है मैग्नेटाइजेशन
और जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उन दोनों का रेशियो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाता है। ये m जो है मैग्नेटाइजेशन होता है और ये h जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। यानी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी सब्सटेंस को कुछ देर तक रखते हैं तो अगर उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है तो उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो ये मैग्नेटाइजेशन अपॉन ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशियो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाता है। तो इसके लिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए साई की वैल्यू नेगेटिव होती है। और तीसरा इसका एक और बताया था कि इसके लिए जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है वो 0 होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। फिर मैंने इसका कुछ एग्जांपल्स दे दिया। फिर कहा कि अगर इसको जो है कूल किया जाता है तो कूल करने के केसेस में कुछ जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं और इस केसेस में इस इफेक्ट को हम लोग मेजनर इफेक्ट कहते हैं। मेजनर एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर इसका पड़ गया नाम मेजनर इफेक्ट। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारा किस चीज को शो करते हैं, यानी डायमैग्नेटिक इफेक्ट कहां से आता है, कैसे आता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी डिटेल्स बता देते हैं। एग्जांपल हमने इसका बता ही दिया है, H2O, NaCl, Si यानी सिलिकॉन, कॉपर इत्यादि ये सब चीजें जो है इसके एग्जांपल हुआ। फिर हमने ये भी बता दिया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इनका जो है नेट या परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए इसका नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक उसका क्या होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं और उस ऑर्बिट्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो ये भी बात हमने कल बताई थी, यहाँ पर ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फर्स्ट शेल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता रहता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होने के कारण वो न्यूक्लियस को छोड़ करके दूर नहीं जा पाता। लेकिन जो हमारा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको अगर किसी तरह से एनर्जी दी जाती है तो वो न्यूक्लियस से दूर होने के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो बहुत कम लगता है, वीक लगता है। उसको अगर एनर्जी मिलती है तो उस एटम को छोड़ करके उसी सब्सटेंस में घूमने लगता है, फ्री रहता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट को क्यों शो करते हैं, कैसे शो करते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल्स आयन या कोई भी एटम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्यों शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये कहां से आता है इनके पास, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज में कैसे आता है, इसको शो कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। हमने कहा था कि ये क्या है, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या इसको बोलते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा चीज क्या होता है, तो जब ये रिवोल्यूशन करता है ना और अगर चार्ज किसी भी पाथ पर अगर वो घूमेगा, क्योंकि जो हमारा शेल होता है, ऑर्बिट जो होता है वो पूरा एक क्लोज्ड पाथ की तरह होता है, और किसी भी क्लोज्ड पाथ पर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी चार्ज घूम रहा है, वो हमारा क्लोज्ड ऑर्बिट या सर्किट या शेल जो होता है एक क्लोज्ड लूप का काम करता है। और जब कभी भी किसी लूप में करंट फ्लो करती है उस केसेस में लूप जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो इसी कारण से
ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करेगा, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, करंट क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और इस करंट के मूवमेंट की वजह से वहां पर क्या होता है, एटम जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्या डेवलप करता है, या उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आती है। तो पहली बात तो ये हो गई, ड्यू टू द रिवॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच शेल और ऑर्बिट एक्ट्स एज द current loop and this current loop shows the magnetic field या magnetic effect। तो पहली बात ये हो गई, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने खुद के एक्सिस पर भी घूमते हैं, जिसको स्पिन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, स्पिन। तो एक तो चीज हो गया कि ड्यू टू द रिवॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन्स कुछ जैसे जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को अगर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये खुद के एक्सिस पर भी घूमता है, इसको बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं इसको, स्पिन। ईच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स नहीं, उसको बोलते हैं रोटेट्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लट्टू जो होता है, लट्टू टॉप अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है। ठीक है, दो तरह का मोशन हम लोग पढ़ते हैं, एक रिवॉल्यूशन और एक रोटेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या कर रहा है कि रोटेट करता है खुद के एक्सिस पर, उस रोटेशन को हम लोग स्पिन भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, या उसका कोई एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या कोई आयन हो, तो दो चीजों से होता है, एक तो ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा क्या है, ड्यू टू द रिवॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां पे दो। अब बात आती है कि इसमें से विशेष योगदान किसका रहता है, किसके वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इसमें जो है इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो होता है मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है स्पिन के चलते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। तो ये इस चीज को याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन and contribution of the orbital revolution is very small। ठीक है, और हमने बताया था कि चूंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक का साइन प्लस का हाफ तो दूसरे का माइनस का हाफ होता है। तो इस वजह से कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना होता है, जीरो होता है। मोमेंट वो जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज जीरो बिकॉज द आउटर सेल या वैलेंस सेल हैव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लिए। उम्मीद है इसका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कांसेप्ट समझ में आया होगा। अब डायमैग्नेटिक के बाद चलते हैं हम लोग पढ़ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसका टेम्परेचर पे बिहेवियर कैसा होता है, और साथ में जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज। इसके लिए इसके साथ साथ इसके लिए न्यू आर की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, इन सब चीजों को हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक
सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये क्या चीज होती है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसके लिए साई की वैल्यू कितनी की होती है, कैसी होती है, इसको भी जानेंगे। और म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, कितनी होती है, उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which are feebly attracted in the external magnetic field। feebly वर्ड अगर नहीं समझ में आता है, feebly, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वीकली, वीक मतलब कमजोर होता है ना, वीक, तो वीकली लिख सकते हैं, कमजोर, बहुत ही वीकली या कमजोर या बहुत हल्का मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, किधर की रोकता है, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस था वो क्या था, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि वो रिपेल कर रहा था, वो किधर जा रहा था, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अट्रैक्ट तो होता है, स्मॉल अट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। वो क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होता है, लेकिन कितना, बहुत कम, वीकली या फीबली या स्मॉल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कम से ज्यादा की ओर अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये जो होता है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज अट्रैक्टेड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर attracted in the strong magnetic field but very feebly और small attraction होता है। ठीक है, और in the direction of the applied magnetic field। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके साथ साथ इसके लिए जो उसमें दो बातें बताया था, एक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी साई एम, ऐसे बना दीजिए, साई एम कैसे बनेगा, ये ऐसे बना करके ऐसे लाइन खींचिए, या ऐसे लाइन खींच के ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, ये साई एम। इसका क्या नाम बताया था मैंने, मैग्नेटिक, उसके बाद क्या है, सस, SUS, सस, सेप्टी, CEPTI, सेप्टी, बिलिटी, BILITY, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो इसके लिए क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। उसके लिए वैल्यू कैसे बताया था, निगेटिव बताया था। और इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है और बहुत ही स्मॉल। ठीक है, मैग्नेटिक susceptibility for the paramagnetic substances is positive and very small। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हो गई। दूसरा चीज इसका क्या था, म्यू आर क्या था भाई, इसका तो आपको पता ही है ना, कई बार बता चुका, ये मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो जिसमें हम उस सब्सटेंस को ले जा रहे हैं, एम क्या है, वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेट की प्रॉपर्टी कितना आ गया, कितना उस सब्सटेंस ने मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, वो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये बता दिया। म्यू आर हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा सब्सटेंस होता है
चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो, डाईमैग्नेटिक हो या कोई भी सब्सटेंसेस हो, उस हर सब्सटेंस का अपना जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है। तो अगर हम उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी में ये फ्री स्पेस में, यानी कि फ्री स्पेस के लिए जो परमेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, न्यू नॉट होता है, उससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। और इसके लिए जो होता है, यानी कि हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, यानी इसके लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा होता है। और ये कैसा होता था? पॉजिटिव और स्मॉल होता है। अब बात आती है टेम्परेचर की, कि ऐसे सब्सटेंसेस यानी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उनका ये टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसको तो हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, लेकिन फिर भी कूल करने के बाद वो सुपर कंडक्टर का काम करता था और उसको हम लोग मेसनर इफेक्ट कहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इसको देखते हैं। तो इसमें जो होता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो होता है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। और इसको डिक्रीज करने का मतलब यहां पर, इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये साई एम जो होता है m/h होता है, तो ये अगर डिक्रीज कर रहा है साई एम में, यानी कि उसका मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, यानी उसको मैग्नेटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और साई एम इक्वल टू हमने लिख दिया है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो ये टेम्परेचर जो होता है केल्विन में जो लिखा जाता है उसी को कहा जाता है केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन वाला होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने डाईमैग्नेटिक के लिए रिवोल्यूशन और एक रोटेशन, रोटेशन में स्पिन मोमेंट के कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, कुछ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है। इसमें देखते हैं, इसमें जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का एटम होता है उनका ओरिएंटेशन कैसे होता है, और जब उसको हम किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। यहां देखना है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को छोड़कर के पैरामैग्नेटिक में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में या सिंगल होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऐसा एटम, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करेगा? पैरामैग्नेटिक को शो करेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं और इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने बताएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे।
दूसरी चीज कि जैसे उसमें देखा था, इस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही मैंने बताया था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस था उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो रहा था कि वहां पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता था, जब तक हम उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं ले गए हैं, यानी इन द ऑब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज जीरो. But when such type of the substances are brought into the external magnetic field, then there shows some net magnetic moment, यानी नॉन जीरो नहीं आता था. जैसे ऐसे तो होता है जीरो, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता था जब एक्सटर्नल. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करता है, नेट परमानेंट मैग्नेट को या मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है. यानी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज नॉट जीरो, दैट इज नॉन जीरो. ठीक है, तो एक बात ये बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स से ही बारे में बता दिया, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है, म्यू आर बता दिया, लेस देन 1 होता है, ये सॉरी ग्रेटर देन 1 होता है. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया. अब थोड़ा सा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, इसमें हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े, गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े हैं ना. गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जिस किसी भी कंटेनर में रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो वो उसी में क्या करता है, जितना भी स्पेस होता है इसमें फ्रीली मूव करने लगता है, पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके फ्रीली मूव करने लगता है. जहां पर इसी तरह से जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, किसी एटम में अगर है, एटम में कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं या कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हैं, तो इसमें जो एटम्स होते हैं ना, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि किसी भी डायरेक्शन में ये क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं. ठीक है, कोई इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनका जो ओरिएंटेशन होता है सबका डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है. ठीक है, सबका जो है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है. ये कब होता है, ये जो है ये तब की बात बताई जा रही है जब ये सब्सटेंस जो है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया. यानी ये जो सब्सटेंस है जब क्या होता है, अनमैग्नेटाइज्ड होता है, अनमैग्नेटाइज्ड. ठीक है, उस केसेस में इनके जो एटम्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी इनके एटम्स जो है, इनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है. लेकिन जैसे ही इसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, कहां रख देना है उसको, अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के डायरेक्शंस में ये सभी का ओरिएंटेशन हो जाता है, यानी सभी उधर की ओर मूव करने लगते, सबका ओरिएंटेशन एक ऐसे. ठीक है, ये सभी का इनका ओरिएंटेशन हो गया. ये जब मैग्नेटाइज्ड हो गया, फिगर सेकंड ये बता देता हूं, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया तो उस केस में क्या हो गया, इन सभी एटम्स का जो डायरेक्शन था वो किधर हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में वो हो जाता है. ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, ये मैंने बता दिया कि ऐसे जो एटम्स है बिल्कुल इनका जो ओरिएंटेशन होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल कैसे होता है, गैस के मॉलिक्यूल जैसा ही होता है. यानी ये रैंडमली अरेंज्ड होती है, ओरिएंट होते हैं किसी भी सॉलिड में.
लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं कि अगर ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये सभी के सभी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इनकी एटम्स जो होते हैं अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। और इनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत ही वीकली होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बताया था कि मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज होती है ऐसे सब्सटेंसेस की, बताया था कि ये साइएम जो होता है साइएम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये घटता है, कहने का मतलब उसकी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। और इसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ बता देते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, और एग्जाम्पल्स के बाद तब हम लोग एक नेक्स्ट बस जा रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है इनको हम लोग कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है बहुत ज्यादा इस चीज को पढ़ाया गया, तो कल उसको हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम बताएंगे उसके क्या कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। और यहाँ जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है इसका एग्जाम्पल कुछ बुक में एग्जाम्पल इसका मैं अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए।